ये कहानी झकझोर देने वाली है। इस कहानी का आगाज़, इस कहानी की शुरुआत मैं एक वीडियो से करना चाहता हूँ। ये एक वीडियो है। शुरुआत में आपको सिर्फ इसमें अंधेरा दिखाई देगा और असल में ये कहानी इसी अंधेरे की है। फिर इस अंधेरे के साथ एक महिला की आवाज़ सुनाई देगी। फिर वो एक कमरे में दाखिल होती है। कमरे में अब भी अंधेरा है। फिर वो एक स्विच ऑन करती है। इसके बाद फिर कुछ आवाज़ आती है। इसके बाद एक बेड सा कुछ लकड़ी का तख्त दिखाई देता है। उस पर एक कंबल है। 27 साल की लड़की है, वो 26 कंबल 27 साल की हटाती लड़की। है और जैसे ही कंबल हटाती है पूरी इंसानियत चलो बड़े शर्मसार पापा हो के जाती पास चलो। है। पहले आप ये वीडियो देखिए। बड़े पापा कहाँ लेटते? चले बड़े पापा के पास चलो। राम राम। 27 साल की लड़की है, 26 27 साल की लड़की। चलो बड़े पापा के पास चलो। ये तस्वीर किसको बेचैन न कर दे, आप ही बताइए। एक इंसान हमारे और आपकी जैसी इस तस्वीर में जिसे आपने देखा वो कोई बुजुर्ग महिला नहीं है, कोई 80-90 साल की महिला नहीं है। उसकी उम्र सिर्फ 27 साल है, 27 ईयर। नाम है रश्मि। ये 27 साल की रश्मि है जिसके बदन से इस कंबल को सरकाया गया, हटाया गया और वो पता नहीं किन नज़रों से वहाँ मौजूद लोगों को देख रही है। शायद उस चेहरे पर भाव तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आंखें चमक रही है और वो थोड़ी सी खुश हुई है। 27 साल की रश्मि और इस हाल में कायदे से जिस्म पर मांस का कोई लोथड़ा भी नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां होंगी, कंकाल के अलावा। और उसे क्या कहें, लेकिन कंकाल भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जिंदा है, सांसें चल रही हैं, उठकर देख रही है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। 27 साल की रश्मि एक बिस्तर पर कंबल के नीचे इसी तरीके से पिछले 5 सालों से पड़ी हुई थी। 5 साल से उसे खाना बस इतना दिया जा रहा था कि मौत उसके करीब ना आए, बस इतना कि जिंदगी चलती रहे, सांसें चलती रहें। लेकिन इतना भी नहीं कि एक इंसान जो इंसान कहलाता है, जैसा दिखता है कि उसके जिस्म पर मांस हो, दुबला मोटा पतला इंसान तो होता है, लेकिन यहाँ इसे आप इंसान भी क्या कहेंगे। और ये किसी और ने नहीं, एक दूसरे इंसान ने किया। ये तो एक तस्वीर थी रश्मि की। अब इसी कमरे में कैमरा एक दूसरी तरफ घूमता है, एक दूसरे बेड की तरफ एक दूसरी तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर को भी देखिए। ये उसी घर के नीचे बेसमेंट में एक कमरे की तस्वीर है जिसमें एक तख्त पर लकड़ी के 27 साल की रश्मि कंकाल बनकर लेटी है और कुछ दूरी पर 70 साल के ओम प्रकाश सिंह राठौर लगभग कंकाल की सूरत में एक दूसरे तख्त पर है। बस रश्मि और ओम प्रकाश राठौर में फर्क ये है कि रश्मि ने जब कंबल हटा तो उठकर देखा कि क्या हो रहा है। ओम प्रकाश उठ नहीं पाए क्योंकि वो दम तोड़ चुके थे। इस कमरे में एक जिंदा और एक मुर्दा, 2 लोग थे। दोनों को इसके बाद जो तस्वीर में कैद नहीं है वो कहानी ये है कि अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टर दोनों को देखकर वैसे ही दंग। उससे पहले जिन जिन लोगों ने, पड़ोसियों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि है क्या। खैर डॉक्टरों ने देखा ओम प्रकाश की नब्ज टटोली बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हड्डियां का ढांचा ही था और कुछ तो था नहीं, पर वहाँ कुछ हरारत, कुछ हरकत, कुछ जान दिखाई नहीं दी। ओम प्रकाश की मौत हो चुकी थी। रश्मि की सांसें चल रही थी, आंखें खुली थी, हैरत से सबको देख रही थी। डॉक्टरों को समझ में आ गया भूख और प्यास ने इसकी हालत कर दी है। फौरन उन्होंने इलाज शुरू किया। शायद अगले कुछ दिन तक क्रिटिकल है, लेकिन हो सकता है दुआ यही है कि रश्मि वापस एक इंसान बन जाए कंकाल से। तो ये दोनों तस्वीरें देख ली आपने। ओम प्रकाश 70 साल के और उनकी बेटी 27 साल की रश्मि। अब सवाल ये, इन दोनों की हालत कैसे हुई।
एक बंद कमरे में पिछले 5 सालों से एक बाप बेटी कैद है और किसी को खबर तक नहीं हुई। पूरा ख़ानदान है, तमाम रिश्तेदार हैं, ओम प्रकाश के अपने भाई हैं, बाकी भी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई 5 सालों तक। और 5 साल तक एक बंद बदबूदार कमरे में एक बाप बेटी हर रोज़ धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं और किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने हाल भी जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? तो पूरी कहानी, और इस कहानी की शुरुआत 2016 में होती है। ओम प्रकाश सिंह रेलवे के एम्प्लॉय थे, ठीक ठाक पद पर थे, अच्छी खासी सैलरी थी और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। 2016 में ओम प्रकाश रिटायर हो गए नौकरी से। रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने तय किया कि वो उसी वक्त रिटायरमेंट से जस्ट पहले ओम प्रकाश की वाइफ की मौत हो गई। बीवी के मरने के बाद अब फैमिली में सिर्फ 2 लोग बचे, एक ओम प्रकाश और दूसरा उनकी बेटी। दूसरी बेटी दिव्यांग थी, हैंडीकैप। ओम प्रकाश ने कहा कि चलो अब लास्ट में उनकी राजस्थान में पोस्टिंग थी, रेलवे में चूंकि नौकरी करते थे तो कई अलग अलग स्टेट में उनका ट्रांसफ़र होता रहा। आखिरी जब रिटायरमेंट की घड़ी आई तब वो राजस्थान में थे, लेकिन रहने वाले यूपी के थे। जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि अब एक जगह अपना आशियाना बसाया जाए। उनके और भी घर थे, लेकिन यूपी के महोबा में उन्होंने एक घर बनाया और उन्होंने कहा बाकी की रिटायर लाइफ इसी घर में गुजारेंगे। शायद हालात ऐसे थे कि उनकी बिटिया की हाल फिलहाल में शादी होनी नहीं थी, कुछ मसले थे उसकी बीमारी को लेकर। तो उन्होंने कहा चलो बाप बेटी एक घर में रहेंगे। उन्होंने एक घर बनाया, अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर, पैसे उन्होंने ठीक ठाक बचा रखे थे। महोबा में एक घर बनाया। घर बनाने के बाद अब वो महोबा शिफ्ट हो गए। महोबा जब आए तब उन्हें लगा कि घर में वो दोनों हैं बाप बेटी, तो कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो उन्होंने खाना बनाने के लिए और घर के काम के लिए 2 लोगों को रखा। पता करने के बाद एक हस्बैंड वाइफ को, घरेलू नौकर के तौर पर। इनमें से एक का नाम था राम प्रकाश कुशवाहा और राम प्रकाश कुशवाहा की बीवी राम देवी। अब ये भी दोनों पति पत्नी थे, तो लगा कि चलो ओम प्रकाश जी को कि ये दोनों पति पत्नी इसी घर में रह लेंगे और उनका और उनकी बेटी की देखभाल हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा, कपड़े लत्ते धुल जाया करेंगे, घर की सफाई हो जाएगी। तो एक तय रकम पर उन्होंने मियाँ बीवी को घरेलू नौकर के तौर पर रख लिया, यानी राम प्रकाश और राम देवी को, उसकी पत्नी को, और वो दोनों उसी घर में रहते। 2020 तक सब कुछ ठीक था। 2020 तक कई बार ओम प्रकाश के रिश्तेदार, उनके भाई, वो भी आए, अमर सिंह, और एक दूसरे के संपर्क में भी रहते। 2020 के बाद अचानक चीज़ें बदल गई। कभी कभार जो फ़ोन वोन जाता था वो फ़ोन भी करना बंद कर दिया ओम प्रकाश ने। अपने भाई से बातचीत हो जाती थी, अमर सिंह से, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। कई बार भाई को लगा बड़े भाई को पता नहीं क्या हो गया, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अमर सिंह, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कई बार महोबा आते, वो दूसरे शहर में थे, और आकर घर पे जाते। लेकिन हमेशा जो नौकर राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी, जब भी कोई ओम प्रकाश से मिलने आता तो बहाना बना देते। कहते कि दोनों बाप बेटी कहीं बाहर घूमने गए, कई बार कहते कि वो किसी काम से दूसरे शहर में गए, कई बार कहते कि वो मिलना नहीं चाहते। उन्होंने साफ हुक्म दिया कि कोई भी रिश्तेदार या परिचित आए उसको लौटा दो। रिश्तेदार कई बार आए, भाई कई बार आए, हर बार यही बहाना, हर बार नौकर और उसकी बीवी ने उनके रिश्तेदारों को बैरंग लौटा दिया। कुछ महीने इसी तरह से गुजरे। उसके बाद 21-22 का साल आया, किसी से मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि शायद बड़े भाई मिलना ही नहीं चाहते किसी से। बेटी की भी बीमारी, तो फिर कई बार रिश्तेदारों में यह भी होता है कि हम बार बार हम ही क्यों झुकें, हम ही क्यों जाए। अब उनको मिलना नहीं तो ठीक है, हमें कौन सी गरज पड़ी है, हम भी नहीं जाते। पर सच्चाई नहीं मालूम थी। 2022 के बाद अब लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने घर आना छोड़ दिया। अब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। 23 गुजरा, 24, 25, अब कोई नहीं आता। इधर दूसरी तरफ हालात ये कि 2016 में जब ओम प्रकाश ने महोबा में घर खरीदा, अपनी बेटी के साथ रहने लगे, दोनों नौकरों को रखा, तो राम प्रकाश और उसकी पत्नी
रामदेवी को धीरे धीरे उस घर में रहने के बाद एहसास हो गया कि ओम प्रकाश की उम्र काफ़ी है, कभी भी मौत हो सकती है। बेटी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो ये पूरा घर बना हुआ है, बैंक बैलेंस भी है और भी इनकी प्रॉपर्टी है। तो अगर इन दोनों को इनके समाज, इनके रिश्तेदारों से काट दें तो फिर एक तो ये तो तय है कि जिस घर में महोबा में रह रहे ये घर उन दोनों का हो जाएगा। जैसे ही ये ख्याल आया, और ये बात है 2020 की, पति पत्नी ने एक साजिश रची। इन दोनों ने एक रोज़ अचानक, उस घर में एक बेसमेंट था और एक फर्स्ट फ्लोर, बाप बेटी को बेसमेंट में ले गए और बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया। उन्हें टॉर्चर भी किया। फिर इसके बाद उस बेसमेंट का दरवाज़ा तब तक खुलता जब जब उन दोनों को लगता कि कहीं ये मर ना जाए, इन्हें कुछ खाना पानी दे दो। बस उतना ही देते जिससे वो मरे नहीं, उनकी भूख और प्यास एक सीमित दायरे में पूरी होती रहे। और जब भी कोई बाहर से पूछने आता उन्हें बैरंग लौटा देते। और फिर कई कई दिन तक ये दोनों मियाँ बीवी खुद ताला लगाकर घर से निकल लेते, और बेसमेंट में ऑलरेडी ताला। तो ताला देखकर भी बहुत सारे लोग लौट जाते। कई बार पड़ोसियों ने भी पूछा, उन्होंने कहा वो पता नहीं कब जाते हैं कब आते हैं। लेकिन पड़ोसियों को भी शक होना चाहिए कि इस घर के मालिक और उसकी बेटी अगर दिखाई नहीं दे रही है, बात 1-2 हफ्ते की नहीं है, 4-5 साल बीत गए, तो शायद तब भी इन दोनों की कोई खबर बाहर उस बेसमेंट से आ सकती थी। लेकिन किसी को परवाह नहीं। आजकल वैसे भी कौन, पड़ोसियों तक को कितने लोग हम सब जानते हैं, उनका रूटीन, वो क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, घर में कितने लोग हैं। हम सब की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो चुकी है। ये बहाना है वैसे कि हम पड़ोसी छोड़िए, अपने रिश्तेदारों से कब कब मिलते हैं। तो इसी तरीके से 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में इस नौकर और उसकी बीवी ने उन पर टॉर्चर किया, जुल्म ढाए, डराया, धमकाया। खाने के नाम पर कई के दिनों बाद थोड़ा सा निवाला दे देते, कुछ घूंट पानी दे देते। और इन 5 सालों ने इसी भूख प्यास के आलम में धीरे धीरे ओम प्रकाश और उनकी बेटी रश्मि को कंकाल बना दिया। जब बेसमेंट में रश्मि गई थी कैद होकर, तब उसकी उम्र 22 साल थी। सोचिए, एक 22 साल की लड़की। और जब ओम प्रकाश गए थे तब उनकी उम्र 65 साल की थी। शायद अभी भी ये और कैद में रहते। लेकिन हुआ ये कि लास्ट मंडे, यानी 2 दिन पहले, 29 दिसंबर, खाना देने के लिए पति पत्नी उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, खाना देते हैं। कुछ कुछ उन्हें पता था, दबी हुई, क्योंकि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, निढाल हैं, कभी अस्पताल नहीं ले गए, डॉक्टर को नहीं बुलाया, कोई दवा नहीं दी, बीमार भी है, तो बड़ी धीमी आवाज़ आती थी। उस दिन भी जब खाना दिया और उसने पूछा सिर्फ ये जानने के लिए जिंदा है कि नहीं, तो ओम प्रकाश ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कई बार बोला, फिर जाकर उसने हिलाया। मियाँ बीवी को एहसास हो गया कि ओम प्रकाश की मौत हो गई है। दोनों घबरा गए। खाना रखा, बेटी के पास रखा, कमरे की बत्ती बंद किया। पूरे 5 साल तक कमरे की बत्ती बंद करके रखते थे, एक अंधेरे दम घोटू कमरे में, जिसमें कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, बेसमेंट है वो। दोनों बाहर आए। अब उन्हें लगा क्या करें, जिसको भी बताएंगे लोग समझेंगे हमने ही मार दिया। और उनकी हालत जो थी जिस्मानी, इंसान से कंकाल बना दिया था 5 सालों में। तो इन्हीं दोनों पर गाज गिरती। पति पत्नी घबराए। घर से जितनी भी पहले ही चीज़ें थीं उनके चेक पे साइन करा कर सब ले ही लिया था। बाकी जो कीमती चीज़ थी उठाया। और मंडे यानी 29 दिसंबर को पति पत्नी ने अपना सामान पैक किया, निकले। और जाने से पहले अपने एक पड़ोसी को ये बताया कि ओम प्रकाश जी की मौत हो गई है और उनके भाई को इन्फॉर्मेशन दे दो। क्योंकि भाई और बाकी रिश्तेदार 2-3 साल पहले तक आते रहते थे, पूछते रहते थे, अपना नंबर भी दे गए थे कि अगर वो आए तो हमें इन्फॉर्म करना। तब उन्हीं में से एक पड़ोसी ने उनके भाई अमर सिंह को फ़ोन किया। जैसे ही अमर सिंह ने यह सुना कि उनके भाई की मौत हो गई, पूरा परिवार भागकर महोबा आया। महोबा जब आया तो ताला लगा हुआ। इसके बाद उन लोगों ने ताला तोड़ा, फिर घर में ढूंढा, फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं मिला। तब फिर वो लोग ग्राउंड फ्लोर यानी कि बेसमेंट में आते हैं। और ये जो तस्वीर आपको शुरुआत में दिखाई, अंधेरे से उजाले तक की, उस स्विच ऑन करने की, वीडियो पे जो बातचीत और ये कंबल हटाने की, ये 29 दिसंबर की उसी दिन की तस्वीर है। तो जब ये लोग आए, बेटी की हालत देखकर एक तरह से उनकी आहें और चीखें निकल गई थी। उसी में से एक आवाज़ आ रही थी,
ये तो दीदी या बुआ है, वो रश्मि के लिए था। और उसी में ये भी आवाज़ आ रही थी कि ये कोई 80 साल की बुजुर्ग नहीं है, 27 साल सिर्फ उम्र रश्मि की। और बराबर में दूसरे तख्त पर ओम प्रकाश, जिन्हें बाद में डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। ये कौन थे जो खत्म हो मेरे गए? जेठ थे। कैसे खत्म हुए, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन दिन भर भाग रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की। ये कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और एक दो बार हम गए बिटिया को देखने तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती थी, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल कर मिलने दिया तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हर चीज ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को तो नहीं आने दे रही थी। लड़का आदमी औरत तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा लोगों को, उनको ये लगा होगा कि भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें है तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जिठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया कि न्याय हो, और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे। उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। इन दोनों की कहानी इस वक्त पूरे महुआ और जिसने भी ये वीडियो देखा बेचैन कर रही है। नौकर और उसकी बीवी की पुलिस तलाश कर रही है। इस कहानी को मुझे सुनाने का आपको मकसद सिर्फ एक था, और बिल्कुल इस विनती के साथ कि अगर आपके कोई अपने जानने वाले अगर कहीं हैं, बहुत दिन से संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो किसी न किसी सूरत में उनकी खबर ज़रूर लीजिए। इसलिए लीजिए कि पता नहीं उनके साथ क्या हो। ये मत सोचिए कि अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती क्यों मिलूँ, मत मिलिए। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि वो शख्स ठीक है, सकुशल, सुरक्षित है, जिंदा है। इतना ही पता कर लेंगे तो क्या पता ऐसे बहुत सारे ओम प्रकाश और रश्मि इंसान से कंकाल बनने से बच जाए। एक बेटे के सामने दो रास्ते थे, और ये रास्ता उसने खुद बनाया। एक तरह से ये फैसला भी उसी का था, चुनाव भी उसी करना था। एक तरफ बीवी थी और एक तरफ माँ बाप, दोनों में से एक को चुनना था। और फिर बेटे ने क्या किया। ये कहानी है श्याम बहादुर के परिवार की। श्याम बहादुर जमशेदपुर में एक ट्रेन के ड्राइवर थे, लोको ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, लोकोमैन। कुछ वक्त पहले ही वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद जौनपुर में उन्होंने अपना एक घर बनाया अपने सारी जमा पूंजी के साथ। परिवार में उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। तीनों बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा अम्बेश इंजीनियर कोलकाता में जॉब किया करता था। श्याम बहादुर अपनी पत्नी बबीता के साथ जौनपुर में रहा करते थे। बेटा अम्बेश कभी कभी घर आता जैसे बाकी की बेटियां आती थी। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी होता यह है कि 6 साल पहले कोलकाता में नौकरी के दौरान ही अम्बेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की मुस्लिम घराने से थी। अम्बेश को पता था घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए उसने कोलकाता में खामोशी से शादी कर ली। लेकिन बाद में माँ बाप को पता चला, माँ बाप नाराज हुए। अम्बेश कोलकाता भी रहता था अपनी पत्नी के साथ। धीरे धीरे वक्त बीता, 2 बच्चे हुए उसके, और रहता कोलकाता में ही था। इधर माँ बाप रिटायरमेंट के बाद अब जौनपुर में रह रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में अम्बेश जौनपुर आता है। जौनपुर आया, तीनों बहनों को भी पता, जौनपुर में रहता है। फिर अचानक 8 दिसंबर को उसके माँ बाप घर से गायब हो जाते हैं। अब माँ बाप का एक रूटीन था, अपनी तीनों बेटियों में से बारी बारी से हर एक को फ़ोन करके हालचाल पूछते थे। जब 9 और 10 तारीख को फ़ोन नहीं आया तो तीनों बेटियों को थोड़ा सा फिक्र हुई कि मम्मी पापा फ़ोन नहीं कर रही हैं। तो उसने फ़ोन किया, मम्मी पापा ने फ़ोन भी नहीं उठाया। तब उन्होंने अम्बेश को फ़ोन किया। तब अम्बेश ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी उनसे कहासुनी हो गई, और वो 8 दिसंबर की मैं रात सो गया, सुबह उठा तो देखा दोनों घर पर नहीं है। शायद गुस्से में चले गए, मुझे लगा कि तुम तीनों के पास गए हैं। तीनों बहनों ने कहा हमारे घर तो आए नहीं। अब बहनों को फिक्र हुई, उन्होंने अम्बेश से कहा कि तुम जाकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दो। उसने कहा नहीं, मैं रिपोर्ट लिखाता हूँ, पहले ढूंढ लेता हूँ, कहीं नाराज़ हूँ आस-पास हूँ, मैं ले आऊँगा। बहनों ने कहा ठीक है। अब डेली बहन फ़ोन करती रही, अम्बेश उन्हें बताता रहा। फिर 15 दिसंबर की तारीख आ गई। 15 दिसंबर को अब बहनों ने अम्बेश को फ़ोन किया। अब अम्बेश का फ़ोन बंद।
तीनों बहनें बारी बारी से फ़ोन कर रही हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन अम्बेश का फ़ोन ऑन नहीं हुआ। परेशान बहन अब घर पहुंचती है जौनपुर, देखती है घर में ताला लगा हुआ है। आस पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा कि अम्बेश तो कल से दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहनों को फिक्र, इधर माँ बाप गायब, कोई सुराग नहीं, और अब उन्हें ढूंढने वाला उनका इकलौता बेटा अम्बेश वो भी गायब। बहनों ने तय किया कि वो पुलिस के पास जाएंगी। वो पुलिस के पास पहुंचती हैं, पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती हैं। पहले अपने माँ बाप की जो 8 दिसंबर से गायब, और दूसरे अपने भाई की जो नहीं माँ बाप को ढूंढ रहा था और 15 दिसंबर से अचानक वो भी गायब। अब तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, माँ बाप के साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इधर पुलिस को भी लगा कि ये एक ही परिवार के 3 लोगों की गुमशुदगी, तो पुलिस ने भी अपना जांच का दायरा बढ़ाया। सभी के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। मोबाइल स्विच ऑफ था, अम्बेश का भी बंद था। पुलिस ये सब कुछ करती रही, तभी 18 दिसंबर को अचानक अम्बेश वापस जौनपुर लौट आता है। घर पर आकर देखता है तो उसके घर के ऊपर एक और ताला लगा हुआ है नया। असल में बहनों ने जब देखा और घर पे ताला था, अब अम्बेश भी गायब है, तो फिक्र हुई, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा ताला लगा दिया। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। बहन हैरान कि भाई लौट आया। बहन भागी भागी आती है, अम्बेश से पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा कि मैं मम्मी पापा को ढूंढ रहा था और शायद मुझसे झगड़ा हुआ, इस वजह से चली गई। तो वो उन्हें यही सब बताता रहा। तभी अम्बेश की बहन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे माँ बाप गायब, भाई गायब, लेकिन भाई लौट आया। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने अम्बेश को बोला कि आप थाने आओ, पूछताछ करते हैं। अम्बेश थाने गया। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि तुम कहाँ थे। उसने बताया मैं यहाँ से वाराणसी गया था, वाराणसी में था। पुलिस ने वाराणसी में जहाँ जहाँ बताया वहाँ से उसको सारी जानकारी हासिल की। पता चला वो सच बोल रहा है। पर माँ बाप कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए, 8 दिसंबर की रात क्या हुआ, इस पर अम्बेश अलग अलग बयान देने लगा। पुलिस को कुछ शक हुआ। फिर पुलिस ने अम्बेश से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। अब पुलिस ने अम्बेश से पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद जो कुछ अम्बेश ने बताया, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले हैरान थे कि एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। अम्बेश ने बताया कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपने घर आया था। 6 साल पहले जब उसने, सजिया नाम है जिस लड़की से उसने शादी की कोलकाता में, शादी के बाद से ही माँ बाप नाराज़ थे, बहनें भी नाराज़ थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, मुझे लगा कि सब मान जाएंगे, ठीक हो जाएगा। 2 बच्चे हुए तो मुझे और लगा कि अब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ बाप का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने इस शादी को मंजूर नहीं किया और कई बार मुझ पर प्रेशर डाला कि उस शादी को तोड़ दो, तलाक दे दो और हमारी ख्वाहिश के हिसाब से शादी कर लो। उसने कहा 1-2 बार मुझे मन में भी आया कि चलो माँ बाप को खुश करने के लिए ये काम कर देते हैं, सजिया को तलाक दे देते हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे हट जाना और बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे उसके पास है नहीं। तो उसने कहा आप मुझे पैसे दोगे तो मैं ये करूँगा। माँ बाप को गुस्सा आया। उन्होंने कहा हम बुजुर्ग, रिटायर लाइफ, जो जमा पूंजी घर बना लिया, अब पैसे कहाँ से देंगे। तो इस बार भी जब आया तो उसी पहली शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो उस रात 8 दिसंबर की रात अम्बेश की माँ ने गुस्से में अपने बेटे अम्बेश से कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। तो अम्बेश को आया गुस्सा। उसने कहा ये आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है, मैं भी इसका वारिस हूँ। उस पर उसने कहा कि तुम कैसे वारिस हो सकते हो, तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले उससे घर बनाया और तुमने तो हमारी कभी कोई बात तक नहीं मानी। इस घर से तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। इस पर अम्बेश को गुस्सा आया। जहाँ पर यह बहस हो रही थी कमरे में, वहीं पर सिलबट्टा वाला वो रखा हुआ था पत्थर का। उसने उठाया और अपनी माँ के सर पर जोर से दे मारा। माँ के सर से खून गिरने लगा। माँ फर्श पर गिर पड़ी। शायद एक ही बार काम कर गया था। तब तक इन दोनों के बीच ये झगड़ा और इस गिरने की माँ की आवाज़ अम्बेश के पिता के कानों तक गई, श्याम बहादुर जी के। वो अंदर से भाग कर आए। सामने का मंजर देखकर एक तरह से डर गए। उनकी पत्नी ज़मीन पर लहूलुहान पड़ी थी। बेटे के हाथ में खून से सना पत्थर था। उन्होंने पूछा ये तुमने क्या किया, और फिर कहा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ और पुलिस को ये सब कुछ बताऊँगा। और उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला। नंबर अभी डायल ही कर रहे थे कि अम्बेश ने उसी पत्थर से दूसरा वार अपने पिता के सर पर किया। इसके बाद एक के बाद एक कई बार पत्थर से मारा। अब पिता भी उसी जगह ज़मीन पर गिरे हुए हैं, फर्श पर खून से लथपथ। बट उसने फिर देखा थोड़ी देर बाद कि शायद सांसें चल रही हैं। फिर उसने अपने हाथ से अपने पिता का गला का घोंट दिया।
थोड़ी देर के बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब दोनों ये मर चुके हैं, तब उसे लगा कि अब क्या करें। अब वो डर गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने अचानक गुस्से में किया था। फिर वो आराम से बैठकर कमरे में जहाँ 2 लाशें उसके अपने माँ बाप की पड़ी हैं, सोचने लगा कि ये सब कुछ तो हो गया, बचूं कैसे, कानून से, पुलिस से, समाज से, रिश्तेदार से, और ऐसा क्या करूं कि इन दोनों कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर पर ना आए। फिर उसे याद आया कि घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक आरी है जो लोहे को काटने के लिए, लोहे के सरिया को काटने वाला, वो घर में रखा हुआ है। वो अंदर जाता है, उसको लेकर आता है, तसल्ली से बैठकर अपने माँ बाप के लाश के 3-3 टुकड़े करता है, माँ की लाश के 3, पिता के 3, और फिर 6 प्लास्टिक की बोरी में उन टुकड़ों को भरता है। ये सब करने के बाद अब और देर रात होने का इंतज़ार करता है। फिर जब उसे लगता है कि अब सारा शहर सो गया, तब वो घर के बाहर निकलता है, देखता है पड़ोसी सब सो चुके हैं। फिर वो अपनी एक कार उठाता है, और कमाल देखिए कि ये कार कुछ वक्त पहले ही उसके माता पिता ने उसे गिफ्ट किया था, अपने पैसे से खरीद कर। उसी कार की डिग्गी खोलता है, वो 6 पॉलीथीन जिसमें उसी माँ बाप के 6 लाश के 6 टुकड़े थे, उसको डिग्गी में डालता है और फिर घर से निकल पड़ता है। घर से निकलने के बाद वो सुबह करीब, तब तक 4 बज चुका। एक वहाँ पर थोड़ा आगे जाकर एक पुल है जहाँ से गोमती नदी बहती है। उसी गोमती नदी में बारी बारी से उन 6 पॉलीथीन को फेंक देता है। पानी का बहाव तेज़, उसे पता है कि ये लाश के टुकड़े बहकर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और ये सब करने के बाद करीब 5 बजे सुबह वो घर लौट आता है। घर आने के बाद कार की डिग्गी को सर्फ से साफ़ करता है, घर के फर्श को साफ़ करता है, एक एक कोना देखता है कहीं कोई खून का बूंद न रह जाए, उस इलेक्ट्रिक आरी को साफ़ करता है, और सब कुछ करने के बाद अपनी जगह पर रख देता है। लेकिन इन्हीं सब कुछ करने के दौरान जब वो फर्श की सफाई सबसे आखिर में कर रहा था, अचानक उसकी नज़र पड़ी उसी फर्श के कोने में गलती से उसकी माँ का कटा हुआ पैर रह गया था। अब उसने देखा कि ये तो यहीं छूट गया। फिर उसने उस कटे हुए पैर को उठाया, प्लास्टिक की थैली में डाला। अब सुबह हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि एक ही थैली है। उस कटे हुए पैर को उस थैली में डालता है, फिर से अपनी कार में बैठता है और फिर से उस गोमती नदी के किनारे जाता है, और इस बार उस टुकड़े को भी फेंक देता है। फिर वापस आता है। अब सोचता है क्या करूं। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, माँ बाप ने फ़ोन नहीं किया। अगले दिन फिर बहनों को जब आया कि माँ बाप फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने फ़ोन किया, फिर उसने बताया, वो चले गए। अब बहन लगातार उस पर दबाव डाल रही कि तुम नहीं मिल रहे हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, और वो डरा हुआ कि मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस तफ्तीश करते करते सच्चाई तक पहुँच जाएगी, इसलिए वो टाल रहा था। लेकिन फिर कब तक टालता। आखिरकार जब कई दिन निकल गए, तब उसने ये तय किया कि वो खुद ही भाग जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद वो घर से निकलता है, इधर उधर शहर भटकते हुए बनारस पहुंचता है, वाराणसी। वहाँ इधर उधर घूमता है, भटकता है। फिर उसे डर लगता है, फिर ये भी जानना है कि पीछे में हुआ क्या। तो वो वापस 15 दिसंबर को लौट आता है। बहन को फ़ोन करता है क्योंकि घर पे ताला था, और फिर बहन पुलिस को बताती है, और फिर पुलिस को उस पर शक होता है और वो पकड़ा जाता है। ये पूरी कहानी तो उसने बता दी। इसके बताने के बाद अब पुलिस उसी गोमती नदी में, उसी पुल के नीचे सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन पुलिस को सर्च ऑपरेशन में अभी तक 7 थैलियां थी, सिर्फ 2 थैली मिली है प्लास्टिक की। इनमें से एक में उसके सीने से लेकर पिता के जांघ तक का पोर्शन, और दूसरा उसमें एक हाथ, सर नहीं मिला, और माँ की लाश के एक भी टुकड़े अब तक नहीं मिले। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या बाकी के टुकड़े मिलेंगे। उधर इस पूरे मामले में कोलकाता में अम्बेश की बीवी से भी पूछताछ की गई, और अम्बेश ने भी अपने बयान में कहा, और उसकी बीवी से पूछताछ की गई तो बीवी खुद हैरान कि उसने अपने सगे माँ बाप को मार डाला। उसने किसी को नहीं बताया था, उस बीवी को भी नहीं जिस बीवी के लिए उसे गुस्सा आया था। एक 4 साल का बेटा है और एक 15 महीने की शायद बेटी है अम्बेश की। दोनों कोलकाता में है, और अम्बेश अब पुलिस की कस्टडी में, कुछ दिनों में जेल चला जाएगा। कायदे से इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अगर माँ बाप उसकी शादी से नाराज़ थे और उसे मनाना चाह रहे थे तो 6 साल तो उसने निभा ही लिया था, बाकी बातचीत के ज़रिए भी निभा सकता था। लेकिन बीवी और माँ बाप में से किसी एक को चुनना, और उस चुनने के लिए टुकड़े कर देना माँ बाप के, मतलब कोई बेटा कैसे कर सकता है।